प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीएड फर्स्ट ईयर टीचिंग एंड लर्निंग शिक्षण और अधिगम यूनिट नंबर 3 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न फ्लैंडर्स इंटरेक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब और लाइक कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फ्लैंडर्स इंटरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतःक्रिया विश्लेषण। अंतःक्रिया विश्लेषण का सही अर्थ या परिभाषा फ्लैंडर्स नामक विद्वान ने सन 1961 में दी थी। इन्होंने इसका निर्माण अध्यापक विद्यार्थी के आपसी व्यवहार, प्रभाव एवं उपलब्धियों के आधार पर किया था। शिक्षण में शिक्षक व्यवहार एक क्रिया है जो कक्षा में की जाती है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक की विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं इंटरेक्शन होती है। विद्यार्थियों के साथ होने वाली क्रिया तथा व्यवहार के माध्यम से अंतःक्रिया की जाती है। अध्यापक विद्यार्थी के बीच शाब्दिक और अशाब्दिक विचारों व संकेतों का आदान प्रदान होता है। कक्षा व्यवहार और कक्षा क्रिया के विश्लेषण को अंतःक्रिया विश्लेषण कहा जाता है। अंतःक्रिया विश्लेषण एक शोध प्रक्रिया है। कक्षा में होने वाली क्रमबद्ध घटनाओं के अध्ययन की एक वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि है। यह विधि अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने और विद्यार्थियों से अपनी अंतःक्रिया सुधारने में सहायता प्रदान करती है। अंतःक्रिया विधि की सहायता से सभी व्यवहारिक ज्ञान का निरीक्षण करके उन्हें अंकित करते हैं। इसके द्वारा शिक्षक को अपने शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद मिलती है। इस प्रकार अंतःक्रिया विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अध्यापक व्यवहार और कक्षा अंतःक्रिया के प्रारूप, निरीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अंतःक्रिया विश्लेषण की परिभाषा सर्वप्रथम एंडरसन ने 1935 में दी थी। इसके पश्चात एंडरसन से प्रभावित होकर फ्लैंडर्स ने 1959 में 10 वर्षीय अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकास किया। इसके बारे में कुछ विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, मतभेद हैं। रूहेला ने कहा था कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी नामक एक पुस्तक में लिखा रूहेला जी ने कि कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया। शाब्दिक अंतःक्रिया के अंतर्गत अध्यापक एवं विद्यार्थियों का आपसी व्यवहार सम्मिलित रहता है और अशाब्दिक अंतःक्रिया के अंतर्गत अध्यापक कक्षा के शिक्षण कार्य करते समय वह कई चीज़ों को संकेतों द्वारा समझाता है। वे सभी अशाब्दिक अंतःक्रिया के अंतर्गत आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एस.के. ठाकुर जी ने अपने विचारों में कहा है कि कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण के एक ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शिक्षण अधिगम सत्र के दौरान शाब्दिक अंतःक्रिया के वर्गों को रिकॉर्ड रखते हैं। इस तकनीक के द्वारा कक्षा में अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार के परिणामस्वरूप गुणात्मक आयामों, प्रणालियों को प्रकट किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, फ्लैंडर इंटरेक्शन अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की बुनियादी सैद्धांतिक कुछ एक मान्यताएं हैं। बेसिक असम्पशन ऑफ फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। अंतःक्रिया विश्लेषण के अंतर्गत हम बुनियादी सिद्धांतों की कुछ एक मान्यताएं हैं। सबसे पहला आता है शाब्दिक कथनों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन थ्रू वर्बल स्टेटमेंट्स। अध्यापक का प्रभाव शाब्दिक कथनों से व्यक्त होता है। कक्ष में अध्यापक या विद्यार्थी बोलते हैं। अशाब्दिक क्रियाओं का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ता है, परंतु उन्हें अंतःक्रिया विश्लेषण द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अशाब्दिक क्रियाएं शाब्दिक क्रियाओं के अनुसार ही होती हैं। दूसरा, विद्यार्थी और अध्यापक में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक एवं विद्यार्थी में अंतःक्रिया की भूमिका निभाई जाती है। विद्यार्थी अपने अध्यापक से भावनापूर्ण व्यवहार की कामना करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। तीसरा, सामाजिक वातावरण एवं उत्पादकता में संबंध, रिलेशन बिटवीन सोशल क्लाइमेट एंड प्रोडक्टिविटी। सामाजिक वातावरण उत्पादन एवं व्यक्तिगत संबंधों की गुणात्मकता पर यह आधारित होती है। यह बिल्कुल सही है कि अध्यापक
के कक्षा में न होने पर भी कक्षा का वातावरण उच्च स्तर का हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 4, अध्यापक का विद्यार्थियों पर प्रभाव। अध्यापक के प्रति विद्यार्थियों का स्नेह अध्यापक पर उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। अध्यापक का विद्यार्थियों पर बहुत अधिक प्रभाव रहता है। विद्यार्थी अपने अध्यापकों की बातों पर इतना अधिक विश्वास करते हैं जितना कि वह अपने घर के बड़े सदस्यों के ऊपर भी नहीं करते। नंबर 5, निरीक्षण तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। कक्षा में अध्यापक के व्यवहार का निरीक्षण तकनीक के द्वारा वस्तुनिष्ठ निरीक्षण किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यवहार के प्राकृतिक रूपों का ज्ञान हो सकता है और इससे सामान्य क्रिया में कम से कम हस्तक्षेप करते हुए मूल्यांकन भी किया जा सकता है। नंबर 6, कक्ष के स्वतंत्र वातावरण में विद्यार्थियों का निष्पादन अधिक होता है। नंबर 7, पृष्ठपोषण की भूमिका। अध्यापक के कक्षीय व्यवहार के पृष्ठपोषण की भूमिका को अपनाकर इसके अंतर्गत संशोधन कर लिया जाता है और संशोधन की मात्रा तय करने तक शोध जारी रहता है। नंबर 8, फ्लैंडर्स के अनुवाद पृष्ठपोषण द्वारा कक्ष व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। फ्लैंडर इंटरेक्शन प्रणाली को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है अध्यापक वार्ता, टीचर्स टास्क। दूसरा विद्यार्थी वार्ता, स्टूडेंट्स टास्क। और नंबर नेक्स्ट साइलेंस, मौन या भ्रांति। वास्तविक इन 3 भागों के अंतर्गत शाब्दिक व्यवहारों में कुल 10 वर्ग होते हैं। इसमें अध्यापक वार्ता से संबंधित 7 वर्ग होते हैं। इनमें से शुरू के जो 4 हैं वो अप्रत्यक्ष प्रभाव के होते हैं और दूसरे 3 वर्ग प्रत्यक्ष प्रभाव के होते हैं। दूसरा खंड विद्यार्थी वार्ता में से संबंधित होता है जिसके 2 वर्ग होते हैं और तीसरा खंड मौन होता है। मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आती है अध्यापक वार्ता। अध्यापक वार्ता के अंदर टोटल स्टेप्स 7 होते हैं। उन 7 में से शुरू के 4 आते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत। अप्रत्यक्ष चुनाव के अंदर वर्ग नंबर 1 भावनाओं को स्वीकार करना, दूसरा प्रशंसा या प्रोत्साहन, तीसरा विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकृत करके उनको प्रयोग में लाना, नंबर 4 प्रश्न पूछना। फिर आता है बी प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत व्याख्या देना, नंबर 5, नंबर 6 निर्देश देना और नंबर 7 आलोचना करना। उसके पश्चात में आता है बी ग्रुप विद्यार्थी वार्ता। विद्यार्थी वार्ता के अंतर्गत नंबर 8 विद्यार्थी वार्ता प्रक्रिया और नंबर 9 विद्यार्थी वार्ता में पहल। और ग्रुप सी मौन या भ्रांति, साइलेंस। इसका वर्ग नंबर 10 मौन या भ्रांति। तो सबसे पहले हम अध्यापक वार्ता के बारे में बात करेंगे। अध्यापक वर्ग में अप्रत्यक्ष प्रभाव को 4 वर्गों में बांटा गया है। फ्लैंडर्स ने अध्यापक वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया है, अप्रत्यक्ष प्रभाव और प्रत्यक्ष प्रभाव। इसमें विश्लेषण विधि के द्वारा 4 वर्गों में शिक्षण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने वाली शिक्षक की क्रियाओं को दर्शाया गया है। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों पर ज़्यादा असर नहीं होता, वे कक्षा में अधिक स्वतंत्र व क्रियाशील रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन हम कर रहे हैं। सबसे पहले आता है अप्रत्यक्ष चुनाव अध्यापक वार्ता के अंतर्गत। पहला पॉइंट वर्ग 1 भावनाओं को स्वीकार करना। अध्यापक छात्रों की भावनाओं व सभी क्रियाओं को सम्मिलित करता है। इन भावनाओं का स्पष्टीकरण करते हुए उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। आज की शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों द्वारा भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। छात्रों की अनुभूतियां स्वीकार होनी चाहिए, चाहे वो नकारात्मक भी हो। विद्यार्थियों को इनके प्रदर्शन का अधिकार है। इस वर्ग के कथनानुसार भूतकालीन भावनाएं भी कुछ न कुछ याद दिलाती रहती हैं। इन्हें याद दिलाने में सुख और दुख का एहसास होता है। नंबर 2 प्रशंसा या प्रोत्साहित करना। इस वर्ग में अध्यापक छात्रों की क्रियाओं की प्रशंसा करते हुए उत्तम, अच्छे, उचित आदि कहते हुए उन्हें प्रोत्साहित करता है। कई बार अध्यापक शाब्दिक प्रशंसा न करते हुए सिर्फ अशाब्दिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है, जैसे गर्दन हिलाना, ना आदि की आवाज़ करता है। यह स्वीकृति भी उसको प्रशंसा या प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी है। कभी कभी तनाव को दूर करने के लिए हल्का मजाक भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों की प्रशंसा करने से उनमें तनाव कम होता है और वो अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं।
नंबर 3, विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करना और उनका उपयोग करना। इस वर्ग में अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करता है और उनके विचारों को अपने शिक्षण में प्रयोग करता है। ऐसा करते हुए अध्यापक अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करने में सक्षम हो जाता है। इसमें विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार किया जाता है, न कि भावनाओं को। यदि विद्यार्थी कोई सुझाव देता है तो शिक्षक उसे अपनी संक्षेप भाषा में दोबारा से समझा सकता है, कह सकता है, और शिक्षक कह सकता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम्हारा क्या अर्थ है। इस वर्ग के व्यवहारों को पहचानना अति कठिन है। नंबर 4, प्रश्न पूछना। इस वर्ग में प्रश्न पूछना सम्मिलित होता है। अध्यापक उनसे विषय सामग्री अथवा प्रक्रिया के संबंध में कई प्रश्न पूछता है। इन प्रश्नों की प्रकृति कई प्रकार की हो सकती है। छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें वे सभी प्रश्न होते हैं जिनके लिए आलोचना, टिप्पणियों की उपेक्षा या उत्तरों की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार अध्यापक प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त किए बिना अपनी व्याख्या जारी करता है। फिर आता है प्रत्यक्ष वार्ता या प्रत्यक्ष प्रभाव अध्यापक की वार्ता के अंतर्गत। इनमें अध्यापक उन क्रियाओं को करता है जो प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। नंबर 5 व्याख्या देना। यह एक प्रकार की शाब्दिक अंतःक्रिया है और इसका प्रयोग सूचनाएं देने या विचारों से अवगत कराने के लिए किया जाता है। अध्यापक अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों को विद्यार्थियों के सामने पेश करता है। व्याख्यान के द्वारा अध्यापक कक्षा में विषय वस्तु को अधिक समय तक वह प्रभावशाली ढंग से तथ्यों का उल्लेख करता है। इस वर्ग में आकर्षक प्रश्नों को ही सम्मिलित किया जाता है। नंबर 6, निर्देश देना। विद्यार्थी को कक्षा में अध्यापक द्वारा कुछ करने के लिए कहना निर्देश देना कहलाता है। अध्यापक के निर्देश शिक्षण संबंधी, सामाजिक एवं व्यवहारिक होते हैं। वह विद्यार्थियों के व्यवहार को आदेश देता है और बदले में उनसे उन्हें मानने की अपेक्षा करता है। जैसे सभी विद्यार्थी खड़े होंगे, पुस्तक में से पाठ याद करो आदि क्रियाएं इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। नंबर 7, आलोचना करना। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों के बुरे व्यवहार व कार्य के लिए उनकी आलोचना करता है। तो वह चाहता है अध्यापक कि विद्यार्थी में व्यवहारशीलता बनी रहे। विद्यार्थी अपने व्यवहार को उचित या अनुचित ठहराते हुए आदर्श पेश कर दे। इस वर्ग में अनुचित व्यवहार को उचित व्यवहार में बदलने का प्रयास किया जाता है। अध्यापक द्वारा कहना कि शोर मत करो, कक्षा से बाहर निकल जाओ, क्या और क्यों आदि इस वर्ग में सम्मिलित है। उसके पश्चात में आता है दूसरा, विद्यार्थी वार्ता। ये थी अध्यापक वार्ता के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब विद्यार्थी वार्ता के अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं। सबसे पहले आते हैं विद्यार्थी वार्ता प्रक्रिया। नंबर 8, इसमें अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में विद्यार्थियों का कथन उनकी अनुक्रिया कहलाता है। ये शाब्दिक प्रतिक्रिया भी कहलाती है। इसमें विद्यार्थियों द्वारा उतना ही बोलना होता है जितना कि अध्यापक बोलने के लिए कहता है। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने में सीमित स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें शिक्षण संपर्क की पहल होती है। अध्यापक विद्यार्थी को जो कार्य करने के लिए देते हैं और उस कार्य की जाँच करने पर अध्यापक की प्रतिक्रिया अध्यापक करता है। ये सभी इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नंबर 9, विद्यार्थी वार्ता में पहल। इस वर्ग में विद्यार्थी वार्ता के लिए पहल करता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है और एक विषय की शुरुआत करता है। विद्यार्थी अध्यापक को विषय से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। विद्यार्थी जब अपनी इच्छा से बात करता है या प्रश्न पूछता है तो उसे विद्यार्थी उपक्रम कहा जाता है। विद्यार्थी अपनी इच्छा से किसी नए प्रकरण को प्रकट कर अपने विचारों की पुष्टि कर सकता है। अपनी अभिव्यक्ति करने की पूरी स्वतंत्रता को पाकर विद्यार्थी को वार्ता करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये सभी क्रियाएं तभी संभव है जब अध्यापक विद्यार्थी की प्रशंसा करता है, उसे प्रोत्साहित करता है। नंबर 3, खंड लास्ट, मौन या भ्रांति, साइलेंस। इन खंड में उन सभी परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है जो अध्यापक वार्ता तथा विद्यार्थी वार्ता के अंतर्गत नहीं आती। वर्ग 10, कक्षा में जब किसी प्रकार की मौन या भ्रांति की स्थिति पैदा होती है तब कक्षा में किसी भी प्रकार की कोई शाब्दिक प्रतिक्रिया नहीं होती। इस अवस्था में आदान प्रदान नहीं होता। तब कक्षा में किसी भी प्रकार की शाब्दिक प्रतिक्रिया नहीं होती। कभी कभी कक्षा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब सभी विद्यार्थी एक साथ बोलने लगते हैं और यह पता ही नहीं चल पाता कि कौन बोल रहा है। ऐसी स्थिति में अध्यापक के लिए संप्रेषण को समझना कठिन हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति को हम वर्ग नंबर 10 में रखेंगे। कई बार सभी बच्चे इकट्ठे बोलना शुरू कर देते हैं, कई बार कक्ष में कोई भी नहीं बोलता, एकदम से शोरगुल वातावरण हो जाता है। इस प्रकार से हम ये जो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और मौन भ्रांतियाँ थी ये हमने
पढ़ी। फ्लेंडर इंटरेक्शन के अंतर्गत जो 10 स्टेप दिए गए हैं उन 10 स्टेप्स को हमने अच्छे से पढ़ा। बाकी की जो पेंडिंग रहती है हमारे इसी टॉपिक की कुछ एक पार्ट, वो हम नेक्स्ट अध्याय में करेंगे। तब तक धन्यवाद।